हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। और बच्चों क्लास 10th के लिए आज हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स में लाइट का जो चैप्टर है आपका, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन, उसका वीडियो। क्योंकि अब आप सभी के स्कूल्स में यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं, और मोस्टली सभी स्कूल्स में जो फिजिक्स में चैप्टर आने वाला है वो है लाइट। तो लाइट का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपके पूरे चैप्टर का एक रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो जैसा कि हमारे स्कूल एग्जाम्स का पैटर्न होता है, सबसे पहले हमें भैया एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू में भी हमें कई सारे टाइप के एमसीक्यू आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, है ना, असर्शन रीजन, ये सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को हम लोग भाई रिवाइज करते जाते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए। यहां पे भाई दिख रहा है आपको डायग्राम में, साइड ए पे क्या किया है हमने, लाइट रेज को इंसिडेंट किया है, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द होल्स ऑन द अदर साइड बी एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। ये बॉक्स की जगह हमें यहाँ पे भाई देखना है क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, कॉनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म, कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि लाइट इसके थ्रू पास तो हो गई, ठीक है ना, मतलब रिफ्रैक्शन ही हुआ है। अब यहाँ पे पास होने का पैटर्न क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लाइट रेज की नंबरिंग देके रखी है। तो जो लाइट रे यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे नीचे एंटर हुई है, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एग्जिट हो रही है। और जो रे 10 है, जिसकी नंबरिंग 10 है, वो ऊपर इंसिडेंट हुई थी, और यहाँ पे नीचे क्या हो रही है, नीचे एग्जिट हो रही है। तो ये तो कुछ कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेवियर हो गया कि जो लाइट यहाँ पे जाएगी वो फिर क्या हो रही है भाई, यहाँ से पास होते हुए दिखाई दे रही है, और जो लाइट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से ऐसे पास होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है ना, मतलब अगर इसमें को बोलूँ मैं 10 वाली लाइट रे, तो ये मुझको यहाँ पे मिलेगी, 1 वाली लाइट रे तो ये मुझको यहाँ पे मिलेगी। आई ना बात समझ में। तो एक ही क्लियर इंडिकेशन है कि इस बॉक्स में क्या हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। भाई सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगर कॉनकेव लेंस का आता तो आपको कैसे मिलता, तो यहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन दे देते कि ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाती, ठीक है ना। तो भाई दोनों के लिए तैयार रहना है। तो टैन जो रहता वो टैन यहाँ पर ही चला जाता, ऐसा टैन यहाँ पे ही चला जाता, और 1 वाला यहाँ पे चला जाता, डाइवर्ज हो जाता। तो आपको रेज की नंबरिंग के थ्रू पहचानना है कि लाइट रेज कन्वर्ज हुई है कि डाइवर्ज। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में तो क्या हुआ है भाई, लाइट रेज कन्वर्ज हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, हमारा जो आंसर है यहाँ पे, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि 10 वाला यहाँ पे नीचे मिला और यहाँ पे 1 वाला यहाँ पे ऊपर गया, तो लाइट रेज क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई है। तो द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज टू अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अच्छी बात है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई सनरेज अगर यहाँ पे कॉन्केव मिरर पे स्ट्राइक होके किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, तो वो पॉइंट कौन है, हमारा फोकस। सन को हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। उससे जो लाइट रेज आई रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक तरीके से फोकस की वैल्यू मिल गई है भाई। फोकल लेंथ हमें क्या मिल गई है, 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। अब यहाँ पे पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि हमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की ही मिल जाए। तो भाई उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप रखोगे तो आपको इमेज क्या मिलेगी, इक्वल लेंथ की मिलेगी, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर रखना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए हमें, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे, आपने उसे कहाँ पे रखा हुआ है, आपने उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सन वाला केस आए तो सन रेज जहाँ पे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी वही पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, फोकस। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। भाई फोकस की यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ली है। तो लाइट रेज यहाँ पे देखो भाई,
ए में क्या हुआ, लाइट रेस कन्वर्ज यहाँ पे कहाँ हुई, कहीं नीचे हो गई है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी लाइट रेस एक जगह पे सही जगह कन्वर्जेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे भी सही जगह कन्वर्जेंस नहीं हुआ है। कन्वर्जेंस हमें चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। कन्वर्जेंस हमें कहाँ पे चाहिए, एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ, लाइट रेस फोकस बनाया, कन्वर्जेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल सेंटर से हमको लेंथ मिलेगी, इस केस में इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, ये फोकल लेंथ है। यहाँ पे कन्वर्जेंस सही से हुआ नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे हमको फोकस नहीं मिला। तो फोकस नहीं मिला तो इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ भी नहीं बोल सकते। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छी बात है भाई। हाउ ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर। तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन ये। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ कैंडल दी है, पोजीशन ऑफ लेंस दी है, पोजीशन ऑफ स्क्रीन दी है। तो यहाँ पे पहले तो इस क्वेश्चन को आप समझो भाई, क्या बोला है उन्होंने कि आपके पास कोई एक ऑलरेडी स्केल है या फिर नंबर लाइन है, ऐसा मान लो आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास ऑलरेडी नंबर लाइन है। तो उस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग क्या किया है भाई आपने, कहाँ से कहाँ तक है भाई, आपके पास जीरो से मान लूँ अगर मैं, जीरो है ना, 0, 10, 20 एंड सो ऑन, ऐसा चलते ही वो नंबर लाइन चलती जा रही है, 100 तक मान लेता हूँ मैं, 0 से 100 सेंटीमीटर तक चल रहा है। तो पोजीशन ऑफ कैंडल कितना रखा है भाई, 26 सेंटीमीटर। तो कैंडल को उसने रखा है 26 सेंटीमीटर पे। जीरो अगर मेरा यहाँ पर है तो यहाँ कहीं 26 सेंटीमीटर पे उसने क्या किया है, बच्चे ने कैंडल को रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ पे रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस को रखा है उसने 50 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो कितनी है भाई, वो है 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन कहाँ पे लगाई हुई है, स्क्रीन लगाई हुई है 90 सेंटीमीटर पे। तो सबसे पहले तो ये इमेजिन करना ज़रूरी है। तो स्क्रीन लगाने का मतलब क्या है, स्क्रीन लगाने का मतलब है कि वहाँ पे क्या मिल रही है, वहाँ पे इमेज मिल रही है। वहाँ पे क्या मिल रहा होगा उसको, वहाँ पे उसको इमेज मिल रही होगी, है ना। स्क्रीन पे क्या मिल रही होगी, उसको इमेज मिल रही होगी। तो आपसे क्या पूछा है, सिलेक्ट द रो कंटेनिंग द करेक्ट वैल्यूज एज पर साइन कन्वेंशन। सेलेक्ट द रो। अच्छा, तो यहाँ पे एक टेबल बना के दी है, उस टेबल में हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग हमारे डायग्राम से कैलकुलेट करके लाते हैं, उसके थ्रू हम देखते हैं भाई क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर हम डायग्राम देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 26 पे और लेंस कहाँ पर है 50 पे। तो ये होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 50 माइनस 26 क्या होता है भाई, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि 24 सेंटीमीटर का हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आई बात समझ, 24 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देन 90 सेंटीमीटर पे क्या दिख रही है आपको भाई, इमेज दिख रही है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 90 माइनस 50, जो कि हमें दिख रहा है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी -24 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, प्लस, तो प्लस 40 सेंटीमीटर। तो अगर मेरे पास u24 है, v40 है, तो मैं फोकल लेंथ भी निकाल सकता हूँ, है ना। पहले टेबल देखते हैं, टेबल में सारे ऑप्शन के ऐसी टाइप्स हैं या हिट एंड ट्रायल से भी हो सकता है। चलो भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -26 नहीं होगा, -26 नहीं होगा, -24 इसको चेक करना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस भाई माइनस में दे दिए, ये भी गया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बना रहा है, तो इमेज डिस्टेंस हमें किस में मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। तो ये वाला ऑप्शन सी भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में हमको क्या दिया हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -24, सही है भाई, मैच हो गया। इमेज डिस्टेंस +40 सेंटीमीटर, ये भी मैच हो गया। और यहाँ पे फोकल लेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, तो वो हमें कितना मिलेगा, 15 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लेंस फार्मूला जब आप लगाएंगे 1/f इज 1/v माइनस 1/u, आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेगा, फोकल लेंथ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, While looking at the diagram, a student named दृष्टि concluded the following। ठीक है, तो यहाँ पे भाई डायग्राम देखा उसने, क्या कहना चाह रहे हैं भाई,
आप देखो पहले कॉनकेव मिरर का केस है, पहले आप खुद ही यहाँ पे डिसाइड करो कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के साथ साथ आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है। तो सी और एफ के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो कैसी इमेज बनेगी, आप अपने दिमाग में आप तुरंत यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। चलो भाई, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं वो देखना है हमें। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अ वर्चुअल वन, बिल्कुल नहीं। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलॉन्ग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई यहाँ पे जो रे दी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए बनाई है, तो ये बात तो सही है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने रे बनाई है तो वो इस पाथ पे ही एज इट इज अपना पाथ रिट्रेस बैक करेगी। तो सेकंड ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है भाई, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो इन्वर्टेड बनेगी, ये बात भी सही है। दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये बात भी सही है क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे कहाँ पर है भाई, ये वाला जो ऑप्शन सी है हमारे पास, यहाँ पे सेकंड सेकंड लिखा है बट इट इज थर्ड, कंसिडर इट थर्ड। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस रे डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको एक रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भाई एमसीक्यू किस पे बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लिंट ग्लास इज 1.65 and that for alcohol is 1.36 with respect to the air. What is the refractive index of flint glass with respect to the alcohol? तो अब यहाँ पे काम करते हैं, जो फ्लिंट ग्लास है उसको मैं बोल देता हूँ म्यू एफ। तो म्यू एफ आपको कितना दिया है, 1.65। फिर हमें क्या बोला है, म्यू एल्कोहल। तो म्यू एल्कोहल को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे म्यू एल। तो म्यू एल मुझे कितना दिया है, 1.36 दिया हुआ है। लेकिन अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। तो आपको भाई लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, किसका पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्लिंट ग्लास का पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। मतलब लाइट पहले कहाँ पे होनी चाहिए, एल्कोहल में होनी चाहिए, और वहाँ से ट्रैवल करके किस में आनी चाहिए, वहाँ से ट्रैवल करके आनी चाहिए फ्लिंट ग्लास में। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उसने फाइनली लाइट को क्या किया है, रिफ्रैक्ट किया है। तो इनिशियली लाइट कहाँ से आई, एल्कोहल से फ्लिंट ग्लास में आई। तो आप इसको टेक्निकली कैसे लिखेंगे, आपको किसका म्यू चाहिए, फ्लिंट ग्लास का चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो बेसिकली आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एल म्यू एफ की वैल्यू चाहिए। तो एल म्यू एफ का मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू एफ अपॉन म्यू एल, जो कि क्या हो जाएगा भाई, 1.65 डिवाइडेड बाय 1.36। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर जो है वो मिलेगा बच्चों 1.21। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.21 एज द आंसर। ठीक है, 1.21 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, इन जनरल जब हमको बोला जाता है कि लाइट, आप बोला जाए कि भाई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, म्यू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइट इनिशियली वाई मीडियम में है, वाई से किस में आई है, एक्स में आई है। ठीक है, तो लाइट जब वाई से एक्स में जाएगी तो आप एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर आपको बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तब आपको क्या इमेजिन करना है, लाइट पहले एक्स में थी, एक्स से फिर वाई में आई। ठीक है ना। तो वाई म्यू एक्स का मतलब क्या होगा बच्चों, म्यू एक्स अपॉन म्यू वाई, और एक्स म्यू वाई का मतलब क्या होगा, म्यू वाई अपॉन म्यू एक्स, है ना। ये जनरल चीज़ें आपको एकदम हैंड्स ऑन होनी चाहिए भाई, पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलो, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी इज 1.33। तो भाई 1.5 और 1.33 देख के तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, ग्लास एंड वाटर की बात हो रही है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानते हैं, 1.5, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मानते हैं, 1.33 मानते हैं। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना,
3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं ए म्यू जी, तो उसका एक और मीनिंग होगा सी अपॉन वी जी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर हम बोल रहे हैं ए म्यू डब्ल्यू, तो उसका मीनिंग क्या होगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे वी जी का मीनिंग क्या हो जाएगा, वी जी का मतलब हो जाएगा सी अपॉन म्यू जी, और यहाँ पे वी डब्ल्यू का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू रखूँ 3 इंटू 10 की पावर 8 और म्यू जी को मैं यहाँ पे 3/2 रखूँ, है ना, 1.5 की जगह। 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वो बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे वी डब्ल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है ना। तो वो क्या बन जाएगा भाई, वो बन जाएगा 9/4 इंटू 10 की पावर 8, और 9/4 को जब आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, ए और बी पे रेस्पेक्टिवली। तो ए कौन था, ग्लास, तो ग्लास में कितनी हो गई है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे वाटर में कितनी हो गई, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन है हमारा, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है ना। मीडियम ए में कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 8, और मीडियम वाटर में, मीडियम बी में कितनी हो जाएगी, 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। अगला सवाल भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन एज ए बी सी एंड डी इन फिगर, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है भाई, 4 लोगों ने ग्लास स्लैब पे एक्सपेरिमेंट किया, अपना अपना ऑब्जर्वेशन दिया। तो उस ऑब्जर्वेशन को आपको वेरीफाई करना है कि लाइट पहले एयर में थी, एयर से ग्लास स्लैब में गई, ग्लास स्लैब से वापस किस में आई, एयर में आई, ठीक है। तो कौन से स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन सही है, तो पहले तो आपको ही ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। ग्लास स्लैब का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, लाइट पहले एयर में है, एयर से किस में आएगी, ग्लास स्लैब में आएगी, फिर वापस किस में आएगी, एयर में। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको चूज़ कर लूँ, लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाऊँ, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। ये लाइट का मैंने क्या बना लिया, ओरिजिनल पाथ बना लिया। अब लाइट एयर से ग्लास में आ रही है तो क्या होगी भाई, इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एंगल मिल जाएगा मुझे R1। अब यहाँ पे फिर से मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इंटरनल एंगल ये भी कितना हो जाएगा, R1। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लाइट जब वापस ग्लास से एयर मीडियम में एग्जिट करेगी, अपने पुराने मीडियम में वापस जब लाइट जाएगी, तो अपनी पुरानी स्पीड और पुराना पाथ वापस उसको मिल जाएगा। तो अपने ओरिजिनल पाथ के वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और जैसे ही पुराने पाथ के पैरेलल होगी तो एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे ये दोनों कैसी दिखेंगी बच्चों, पैरेलल दिखेंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा कि ये जो स्टूडेंट बी था इसका ऑब्जर्वेशन सही है, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में कैसी हमको अपीयर हो रही हैं, दे आर अपीयरिंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूजफुल है, ये काम आएगा। अब यहाँ पे कुछ अजर्शन रीजन क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अजर्शन रीजन आपको पता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं। तो देखते हैं हमें क्या ऑप्शन दिए हैं। बोथ अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ अजर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इन चारों में से कोई सा हमें देखना है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वैन्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज। सही बात है भाई, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है, जो है ना वर्ड में लिखा रहता है, वो वर्ड कैसे दिए होते हैं, उनके मिरर इमेजेस, लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस उनका दिया होता है हमें, ठीक है ना। ये बात एकदम सही है। द इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है, रीजन में जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किस चीज का, अजर्शन का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सेम साइज का तो बोल दिया, लेकिन हमारी गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर होता है ना, एम्बुलेंस को इन्वर्ट करके क्यों लिखा जाता है, ताकि कोई पर्सन एम्बुलेंस के आगे चल रहा है अगर, उसको रास्ता दे दे।
क्योंकि वो अपने जब रियर व्यू मिरर में देखेगा तो वो उसको कैसा देखेगा, लेटरली इन्वर्टेड होके देखेगा। और रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, उसमें हमें स्मॉल वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। वर्चुअल इमेज तो मिलेगी, मतलब लिटरली इन्वर्जन तो हो जाएगा, लेकिन वो कैसे दिखेगी, डिमिनिश्ड दिखेगी। तो हमें सेम साइज की इमेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Second question, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। एकदम सही बात है। तो स्टेटमेंट ये वाला तो ट्रू है। रीजन में क्या लिख रहे हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। भाई ये भी सही है। फिर से वही बात हो गई कि असर्शन और रीजन क्या है, असर्शन और रीजन क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन क्या जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब भाई ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के दे दिया है, और यहाँ पे पहले जो सिचुएशन है उसमें भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। रिफ्लेक्शन का कॉन्सिक्वेंस है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है भाई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है ना, क्योंकि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी का एक्सप्लेनेशन है। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो यहाँ पे उसको फॉलो करते हुए ही सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर मैं क्या करूँ, लाइट को अगर इंसिडेंट करूँ, यहाँ पे लाइट को मैंने यहाँ पे इंसिडेंट किया, मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ये है, तो नॉर्मल इंसिडेंट रे भी यही है, ठीक है ना, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है। तीनों सेम लाइन में ही आ गए, सेम प्लेन में भी रहेंगे, सेम लाइन में भी रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो भी ट्रू हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि आपको वहाँ पे उस केस को जस्टिफाई करते हुए नहीं बोला है, डायरेक्टली क्या बोल दिया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों के लिए अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। सही बात है भाई, अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट लोगे तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा, रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि रियल इमेज रखते हैं हम, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट हम मिरर के सामने रखते हैं। कॉन्केव मिरर के सामने आप रियल ऑब्जेक्ट रखोगे तो रियल ऑब्जेक्ट की मोस्टली रियल इमेजेस बनेंगी, एक आखिरी केस में वर्चुअल इमेज बनेगी। सिमिलरली जब आप कॉन्केव मिरर के साथ आप क्या लोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लोगे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वो क्या करेगा, रियल इमेजेस बनाएगा। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर मे बी रियल वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई एकदम सही बात है। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, वो असर्शन वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज। बिल्कुल गलत बात है भाई, किसी भी मिरर को पानी में डिप करने पर उसकी फोकल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं, रीजन में द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। सही बात है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन तो सही दिया है उन्होंने, लेकिन असर्शन गलत दिया है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है भाई, चलो यहाँ पे अब हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, नेम 2 मिरर्स यूज्ड इन द ब्यूटी शॉप। अब यहाँ पे भाई ब्यूटी शॉप का मतलब क्या हो सकता है, वो सलून हो सकता है ना, क्या हो सकता है, वो सलून हो सकता है। तो कि आप भाई अपना मेक ओवर करवाने जा रहे हो जहाँ पे, ठीक है, तो ब्यूटी शॉप्स में कौन कौन से मिरर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो भाई वहाँ पे दो टाइप के मिरर मोस्टली आप देखेंगे, एक हमारे पास होगा कॉनकेव मिरर, एक हमारे पास होगा प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ हम क्यों करेंगे, अगर आपको कॉनकेव मिरर में अपना फेस थोड़ा सा एनलार्ज करके देखना है तब आप कॉनकेव मिरर का यूज़ करोगे। अगर आपको अपनी सेम साइज़ की इमेज देखना है तब आप प्लेन मिरर यूज़ करोगे। ठीक है, तो दोनों टाइप के मिरर्स हमको वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसका रीज़न एग्जैक्टली नहीं लिखा है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज इमेज फॉर्म करने के लिए, एनलार्ज वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे, और सेम साइज इमेज के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अब हमें दिया है, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है
कि कॉन्वेक्स मिरर को हम गाड़ियों में रियर व्यू मिरर की तरह हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है तो वो कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है ना। सीधी सी बात है भाई, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, जब हम रियर व्यू में देखते हैं, साइड में हमारा जो रियर व्यू मिरर होता है ना, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो हमें क्या मिलता है, एक वाइड रेंज का हमको व्यू मिल जाता है, थोड़ा दूर तक का थोड़ा ब्रॉड व्यू मिल जाता है, ब्रॉड विजन मिल जाता है। सो दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द ट्रैफिक बिहाइंड अस, ठीक है ना। तो सिंपल सा रीज़न है इसका कि उसका क्या होता है भाई, वाइड रेंज है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स स्मॉलर वर्चुअल इमेज एंड वाइडर व्यू ऑफ द रोड वाइल वी आर ड्राइविंग, ठीक है। सिंपल सा रीज़न आप इसका याद रख सकते हैं। और अगर ये 2 मार्क में आया हुआ है या 1 मार्क में भी अगर आया हुआ है तो इस स्टेटमेंट के साथ साथ आप क्या बना सकते हैं, आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। कि इसमें क्या होगा कि आपको क्या मिलेगा, वाइडर रेंज मिलेगी। तो फील्ड ऑफ व्यू कैसा है आपका, फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नहीं भी बनाएंगे तो आपको इस स्टेटमेंट लिखने पे मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेजेस एंड इट प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, है ना। ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन +1 यहाँ पे दिया हुआ है तो +1 का मतलब क्या है भाई, +1 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है HI/HO। तो अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, HI/HO, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, HI=HO। तो पहली बात तो ये कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है भाई, सेम साइज की है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है मैग्निफिकेशन +1 में, जो प्लस साइन है, ये क्या बता रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो +1 का मीनिंग क्या निकला भाई, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों, इरेक्ट होती है। तो वर्चुअल है, इरेक्ट है, सेम साइज है, सेम साइज। एंड मिरर, और कौन सा मिरर सेम साइज की वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर। एंड द मिरर इज प्लेन मिरर, मिरर यूज्ड इज प्लेन मिरर, मिरर यूज्ड इज प्लेन मिरर। तो ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्लेन मिरर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, लिस्ट 2 प्रिकॉशंस which a student should observe while determining the focal length of a given convex lens by obtaining image of a distant object on a screen। मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि जब आप अपने स्कूल की लैब में या फिर अपने घर पे जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कॉन्वेक्स लेंस लेके और आपको उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, आप चूज़ करोगे एक लाइट का सोर्स जो कि काफ़ी दूर रखा हो, है ना। जैसे सन को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, डिस्टेंट ट्री यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिखे हुए हैं, इसमें एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वाइल प्लेसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट शुड बी क्लियरली विजिबल। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए भाई, क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मतलब खुद आपको आपकी आंखों से तो क्लियरली दिखे कि हाँ भाई सामने ऑब्जेक्ट है ना, इधर उधर ना हो। द इमेज ऑन द स्क्रीन शुड बी शार्प एंड वेल डिफाइंड। तो जब आप वाइट पेज पे उसकी इमेज बनाओगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्री चूज़ किया, आप ट्री की इमेज बना रहे हो, ठीक है ना, तो ट्री भी आपको क्लियरली विजिबल होना चाहिए। देन जब आपने स्क्रीन पे उसकी इमेज बनाई तो एक शार्प इमेज बननी चाहिए, शार्प डिमिनिश्ड इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी वहाँ पे। देन वाइल मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस स्केल शुड बी केप्ट पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है ना। क्योंकि अब भाई आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हो, आप एक अंदाजे से कर रहे हो, तो चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही उन्हें मैक्सिमम पॉसिबल वे में करेक्ट रखना पड़ेगा। तो स्केल को आप जो इमेजिनरी ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आपको आपका स्केल रखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द मीटर्स शुड बी प्रॉपरली प्लेस्ड बिटवीन स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
ठीक है, तो सभी के प्लेसमेंट, स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट है, ये सब एक लाइन में आना चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनमें से कोई से भी 2 प्रिकॉशन हम यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे हमको अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर हाई। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब HO आपको कितना दे दिया है, प्लस का 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्या दे दी है भाई, माइनस का 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन। तो भाई स्क्रीन से दिया हुआ है डिस्टेंस, तो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, बाद में डेटा लिखेंगे। 64 सेंटीमीटर कहाँ से रखा है, स्क्रीन से रखा है। प्लेसिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द distant, what it is found that a distant image of the object is formed on the screen. What is the focal length of the convex lens and size of the image formed on the screen? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डायग्राम इसका इमेजिन कर लीजिए। आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट की क्या बनी है, इमेज बनी है, कहीं पे स्क्रीन पे बनी है। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज है तभी तो स्क्रीन पे बनी है, तो ये हमारी एक स्क्रीन मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वाइट स्क्रीन। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है वो आपको 64 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया है। फिर क्या बोला है, प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे दिया है आपको, 32 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहाँ से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई इमेज डिस्टेंस क्या होगी, 64 माइनस 32 आप कर लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 32 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर पे आपने स्क्रीन रखी है फ्रॉम द लेंस। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब भाई यहाँ पे फोकल लेंथ आपसे पूछ ली गई है, फोकल लेंथ बता दीजिए। ठीक है, और साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ था। अब यहाँ पे तुरंत आपको गैसिंग वर्क करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो MCQ तो नहीं है ये, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस है वो क्या है भाई, बराबर है ना। तो हेयर हमारे पास जो मॉड U है और जो मॉड V है वो दोनों क्या है भाई, सेम आ गए ना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 2F पे रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो पोजीशन होनी चाहिए, इट शुड बी 2F1, अगर यहाँ पे F1 है तो। और यहाँ पे जो इमेज बनी है ये कहाँ पे बनी होगी, 2F2 पे बनेगी। ठीक है ना। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 2F1, object is placed at 2F1 and image is formed at 2F2, image is formed at 2F2। ठीक है ना, इमेज कहाँ पे बनी है, 2F2 पे बनी है। सो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई, फोकल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है उसका आधा हो जाएगी, तो 32/2, तो कितना हो जाएगी, प्लस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एंड HI बराबर HO होगा। यहाँ पे इस केस में HI और HO क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो इमेज हाइट है वो भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो पहले आपको उसको अच्छे से ग्रैस्प करना है, समझना है। ठीक है ना, अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं आप, डायग्राम बना लीजिए उसका। तो डायग्राम बना लेंगे तो गलती नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है ना, जैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे सारी सिचुएशन आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर आप उसको मैथमेटिकल वे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड कैरोसिन इज 1.44। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। अगेन फिर से वही बात आ गई भाई कि आपको क्या फाइंड करना है, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू कैरोसिन डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू। तो म्यू कैरोसिन आपको कितना दिया है, आपको दिया है 1.44 दिया हुआ है, और म्यू वाटर कितना दिया हुआ है भाई, 1.33 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली आपको ये लिखना आना चाहिए, ये जो बोला ना, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए, डब्ल्यू म्यू के।
तब आप अगला स्टेटमेंट भी सही लिख लेंगे, म्यू के अपॉन म्यू डब्ल्यू, वैल्यूज को सही सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, आपको यहाँ पे सारे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप जब इसका कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर आपको कितना मिल जाएगा भाई, 1.082, जब आप रेशो लेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक और फेमस क्वेश्चन भाई, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको ये कम से कम 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है भाई, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताने। तो आप यहाँ पे जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग क्या आएगी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भाई आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला स्टेटमेंट तो ये लिख देंगे आप, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका होगा स्नेल्स लॉ। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका वही हो जाएगा जो फेमस वाला है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, ऑल लाई इन सेम प्लेन। लेकिन सेकंड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है भाई, स्नेल्स लॉ का डायग्राम ज़रूर बनाए कि लाइट यहाँ पे मीडियम 1 में है, फिर लाइट यहाँ पे मीडियम 2 में गई, है ना, उसका रिफ्रैक्शन बता दीजिए। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, फिर लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको क्या मिल गया, आर मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा 1 म्यू 2 है उसको हम क्या लिखेंगे, म्यू, और ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये तो उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ, लेकिन आप वर्ड्स में क्या लिखेंगे, पहले स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction for a given pair of media is always a constant। given pair of medium के लिए I और R के जो साइन का रेशो लेते हैं वो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा है स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आप पहले क्या लिख देंगे भाई, ये वाला स्टेटमेंट लिख देंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, उसमें ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये हमने स्नेल्स लॉ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछी थी, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन वी से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ए म्यू मीडियम, अगर मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली बात करूँ तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ए म्यू मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑफ अ गिवन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम with respect to air, with respect to air। उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए म्यू डब्ल्यू, तो क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो कितना होता है 4/3। ए म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वो कितना होता है 3/2, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना आना चाहिए। राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए म्यू जी, तो ए म्यू जी का मतलब क्या हुआ, ए म्यू जी का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ये क्या रिलेशन हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ। मतलब यहाँ पे मेरे पास अगर कोई अननोन मीडियम होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे ए म्यू एक्स, उसका मतलब क्या होता भाई सी अपॉन वी एक्स। यहाँ पे सी कौन है, स्मॉल सी यहाँ पे है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या वैल्यू होती है उसकी 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे फिर क्या लिखा है मैंने, वी एक्स, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स। मतलब आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आना चाहिए कि लाइट ने क्या किया है, लाइट ने एयर से एक्स मीडियम में ट्रैवल किया है। लाइट पहले ए में थी, फिर लाइट किस में गई है, मीडियम एक्स में गई है, और जो मीडियम एक्स है वो एयर से डेंसर ही होगा, ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन में 3 बातें पूछी थी, ये तीनों बातें हमको समझ में आनी चाहिए। अगला सवाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज
20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितने दिया है? 20 सेंटीमीटर। मिरर का नाम नहीं बताया है, अगर मिरर का नाम बता देते तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ ये वैल्यू लिखते हैं। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? r/2 हो जाएगी, विच इज 10 सेंटीमीटर। अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो हम लिखते +10 सेंटीमीटर, अगर कॉनकेव लेंस होता तो हम क्या लिखते? -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेकिन मिरर पूछा है, तो कॉनकेव मिरर होता तो हम लिखते -10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर होता तो हम लोग लिखते +10 सेंटीमीटर। चलो भाई, नेक्स्ट हमसे अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर में बच्चों आपसे रे डायग्राम्स बनाने को भी बोले जा सकते हैं। तो जब भी आपका कोई भी टेस्ट होने वाला हो, चाहे वो अभी यूनिट टेस्ट हो, आगे चल के आप हाफ ईयरली एग्जाम दोगे, है ना, फिर बोर्ड एग्जाम के बारे में भी मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि रे डायग्राम्स की जितनी हो सके बच्चों प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में जो रूल्स दिए हैं रे डायग्राम बनाने के, रूल की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि भाई स्टेट द रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम्स फॉर अ मिरर। तो मिरर में 4 रूल होते हैं, है ना, कॉनकेव के भी कॉन्वेक्स के भी आपको पता होना चाहिए। अगर लेंस में आपको पूछा जाए रूल्स, तो आपको वहाँ पे 3 रूल होते हैं, तो वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको बनाने आने चाहिए। देन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के पूरे केस आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम के 6 केस होते हैं टोटल, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस होते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केस होते हैं, फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस में हम 2 ही केस बनाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रे डायग्राम तो प्रैक्टिस का मैटर है, आप हो सके तो उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। जिस दिन आपका यूनिट टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, तो आप सुबह सुबह उठ के एक बार रे डायग्राम ज़रूर बना के जाइएगा। आप फिर एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, कोई आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल हमको कुछ मिलेंगे, न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस, जैसे ही बोला कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या हो गया? ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फोकल लेंथ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 48 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा हमको क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा हमको दिया हुआ है फोकल लेंथ कितना है? +12 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज कहाँ पे बनानी है? अदर साइड ऑफ द लेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? +48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ है v और हमें u निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे सिंपल, वी नो दैट 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 48 है हमारे पास, माइनस का 1/u। तो 1/u हमें कितना मिल जाएगा? 1/48 माइनस का 1/12। ठीक है ना, तो 1/u यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 48 ही होगा, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 3/48 मिल जाएगा। 3/48 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/48 को हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/16। ठीक है, और वो भी किसका मिला है? माइनस का। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? u की वैल्यू मुझे क्या मिली है? -16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी? 16 सेंटीमीटर। तो जब आप ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर पे रखेंगे तब इमेज आपको कहाँ मिलेगी? 48 सेंटीमीटर पे ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस मिलेगी। ठीक है ना भाई? तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? टू लेंस हैव पावर ऑफ +2 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस? फिर अगला पार्ट दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। तो दोनों को भी बारी बारी करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट ए है, अब उसमें बोल रहे हैं, चलो P1 को मैं मान लेता हूँ +2 डायोप्टर। आपको क्या बोला है? व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ। तो नेचर तो हमें समझ में आ गया, नेचर का मतलब यहाँ पे क्या है? लेंस का नेचर बताना है। कौन सा लेंस है ये? इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। पॉजिटिव पावर मतलब कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ आप क्या करेंगे भाई? 100/p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 100/2। यू विल गेट फोकल लेंथ एज प्लस का 50 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होती है? 100/p। ठीक है ना? अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए तब आप क्या करेंगे? 100/p। अगर आपको फोकल लेंथ मीटर्स में चाहिए तब आप क्या करेंगे? डायरेक्टली 1/p करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे जो सेकंड पावर दिया हुआ था -4 डायोप्टर, आपको पावर क्या दिया था? P2 -4 डायोप्टर।
तो नेचर क्या हो जाएगा भाई, नेचर तो इसका कॉनकेव लेंस हो जाएगा, नेचर क्या हो जाएगा इसका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी f2, ये हो जाएगी 100/-4 मतलब माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पहले पार्ट के दोनों आंसर हमें आगे समझ में। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला था, सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 100 सेंटीमीटर पे दूरी पे रखा हुआ है एक लेंस से जिसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर है -4 डायोप्टर। अभी अभी हमने निकाला कि भाई पावर अगर -4 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितनी आएगी इसकी -25 सेंटीमीटर आएगा। सीधी सी बात है, कॉनकेव लेंस का केस है। कॉनकेव लेंस में आपने क्या किया है, कॉनकेव लेंस का केस है, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, आपने ऑब्जेक्ट को 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसकी फोकल लेंथ कितनी है -25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इमेज कहाँ बनेगी, तो हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो 1/f क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/f में हम f को क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/-25 विच विल बी 1/v माइनस 1/-100। क्यों, क्योंकि -100 क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगाओगे तो आपको यहाँ पे 100 के लिए क्या लिखना पड़ेगा -100। तो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लेकिन जब आप उसको वापस वहाँ पे भेजोगे तो वो क्या बन जाएगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो -1/100 माइनस का 1/25। तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो माइनस का 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 5/100 विच इज़ माइनस का 1/20। ठीक है ना, तो इमेज डिस्टेंस आपको क्या मिलेगी, इमेज डिस्टेंस आपको मिलेगी माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको मिलेगी इमेज डिस्टेंस। तो मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ए बी, तो इमेज आपको यहाँ कहीं पे मिलेगी डिमिनिश्ड इमेज A', B'। ठीक है, तो रे डायग्राम्स बनाएंगे आप, लेंस फार्मूला की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स थोड़े करके देखेंगे, उनके रिजल्ट्स के थ्रू आपको पैटर्न समझ में आएगा कि अगर कॉन्केव लेंस है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में ही आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्केव लेंस के केस में रियल इमेज तो बनेगी नहीं, अदर साइड पे हमेशा क्या मिलेगी, हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो ऐसे और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। हमने अभी क्या किया है, हमने अभी भाई जो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए। ठीक है ना, लेकिन जो मैंने अभी बच्चों आपको सजेस्ट किया कि आप रे डायग्राम सारे प्रैक्टिस करके जाइए, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है, और सारे जितने भी मिरर फार्मूला के 2-2 क्वेश्चन आप सबके करके जाइए। एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स्ट के साथ साथ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप पूरा करके जाइए, तो आपका यूनिट टेस्ट एकदम परफेक्ट जाएगा। आप वहाँ पे कोई सिली मिस्टेक करके नहीं आएंगे, आपकी राइटिंग में मिस्टेक नहीं होगी, साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं होगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमें हमारे नंबर बचाना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए बने रहिए आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे। गुड नाइट।